कैसे हैं आप लोग। मैं श्वेता आज आपको बसंत सेना की आगे की कहानी सुनाऊंगी। अभी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि किस प्रकार से बसंत सेना गलत गाड़ी में बैठकर संस्थानक के पास चली गई है और वहां से अब उसको चारुदत्त ढूंढने जाता है। तो चलिए शुरू करें। चारुदत्त की यह बात आर्य के हृदय को छू गई। उसने कहा कि वह उसे सदा अपना मित्र मानेगा और वह चला गया। चारुदत्त और मैत्रेय ने दोनों घोड़े किराए पर लिए और बसंत सेना की खोज में चल पड़े। इसी बीच में बसंत सेना संस्थानक की गाड़ी में फूलबाग पहुंच गई। संस्थानक नगरपाल के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी के देर से पहुंचने के कारण संस्थानक गुस्से में लाल पीला हो गया। वह लपक कर गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ीवान को पीटने लगा और साथ में चिल्लाता रहा, तुमने इतनी देर क्यों की? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें पीटते पीटते मार डालूंगा। मेरे स्वामी, गाड़ीवान बोला, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। एक गाड़ी की रेत में फंस जाने के कारण एक सकरी गली में रास्ता रुका हुआ था। दूसरी गाड़ी वहां से तब तक नहीं जा सकती थी जब तक फंसी हुई गाड़ी का पहिया निकल ना जाए। इस कारण मुझे देर हो गई। लेकिन स्वामी देखिए तो सही, किसको साथ लाया हूँ। देवी बसंत सेना है भीतर। बसंत सेना? संस्थानक चिल्लाया। श्रीमान नगरपाल, बसंत सेना मेरे पास आई है। अब बसंत सेना ने अनुभव किया कि वह गलत गाड़ी में बैठ गई है और वह मुसीबत में है। नगरपाल लपक कर उसके पास पहुंचे और बोले, तुम्हें यहाँ तक इस तरह नहीं आना चाहिए था। यदि संस्थानक के बारे में तुम्हें अपना विचार बदल लिया था और उससे मिलना चाहती थी तो उसका प्रस्ताव तुम्हें उसी समय स्वीकार कर लेना चाहिए था जब उसने तुम्हारे पास दूध भेजे थे। बसंत सेना उसे अपनी गलती के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन संस्थानक लपक कर उसके पास पहुंचा और हाथ पकड़कर उसे नीचे उतार लिया और बोला, ओह बसंत सेना, आखिर तुम मेरे पास आ ही गई। तुम कितनी अच्छी हो। बसंत सेना अपने हाथ खींच लिया। कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नगरपाल महोदय, मैं यहाँ संस्थानक के पास नहीं आई। गलती से मैं दूसरी गाड़ी में बैठ गई। मैंने सोचा ये चारुदत्त की गाड़ी है। कृपया करके मुझे जाने दीजिए। संस्थानक गुस्से से बौखला उठा। उसने अपने गाड़ीवान को कोड़े मारे और चिल्लाया, तुम इस मूर्ख स्त्री को कहाँ से ले आए हो? मैंने गाड़ी चारुदत्त के घर के सामने खड़ी की थी, गाड़ीवान ने कहा, क्योंकि रास्ते में एक गाड़ी के फंस जाने के कारण मैं आगे नहीं जा सकता था। यह वहीं से चढ़ी है। तो तुम चारुदत्त के घर में थी? उसने मुड़कर बसंत सेना से पूछा। उसका चेहरा द्वेष से विकृत हो रहा था। कल रात में चारुदत्त के घर पर ही थी, बसंत सेना ने उत्तर दिया। संस्थानक अपना संतुलन खो बैठा। वह उस पर झपटा और उसके बाल पकड़ लिए। वह उसे पीटना चाहता था, पर तभी नगरपाल महोदय दौड़कर आए और उसे कुछ दूर खींच ले गए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और बोले, आप मेरे हाकिम हैं, लेकिन आप एक स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकते। संस्थानक ने अपनी गलती अनुभव की। उसने अपना संतुलन खो बैठने के लिए खेद प्रकट किया। नगरपाल महोदय, हम तो जा सकते हैं, किंतु बसंत सेना का क्या होगा? उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। नगरपालक खुश थे कि संस्थानक को अकल आ गई। वह बोले, हम दोनों उसे उसके घर पहुंचा देंगे। यह सचमुच ही बहुत अच्छा विचार था। संस्थानक बोला, लेकिन गाड़ी में 2 से अधिक आदमी नहीं बैठ सकते। सो अच्छा यही होगा कि आप यहीं ठहरे और मैं बसंत सेना को उसके घर पहुंचा आता हूँ। नगरपाल महोदय, बसंत सेना बोली, आप इसे मुझे घर छोड़ाने की अनुमति मत दीजिए। मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई बात नहीं करूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें बिल्कुल सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। मुझे ऐसा करने की अनुमति दीजिए। संस्थानक बोला। नगरपाल ने सोचा कि संस्थानक अब सुधर गया है, अब इसकी नीयत पर शक करने की जरूरत नहीं है। वह किसी भद्र महिला के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। वह बसंत सेना से बोला, देवी कुमार संस्थानक इस समय इतने भले लग रहे हैं कि उनसे डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इनके साथ साथ चली जाओ, ईश्वर सब खतरों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। बसंत सेना अब भी संस्थानक के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन नगरपाल का कहना मानने के सिवा
उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। सो वह अब उस आदमी के साथ घर की ओर चल पड़ी जिससे वह सबसे अधिक घृणा करती थी। अगले दिन संस्थानक कचहरी में पहुंचा और न्यायाधीश के सामने उपस्थित होकर बोला, महोदय, मुझे एक बहुत ही गंभीर शिकायत करनी है। बसंत सेना की मृत्यु हो गई है, उसकी हत्या की गई है। तुम ये कैसे पता? न्यायाधीश ने पूछा। आज सुबह मैं फूलबाग की सैर कर रहा था तो गांव वाले भागे भागे मेरे पास आए, बोले सड़क के किनारे झाड़ियों में एक सुंदर स्त्री की लाश पड़ी है। मैं भागकर वहां पहुंचा। हाँ, वहां झाड़ियों में बसंत सेना का मृत शरीर पड़ा हुआ था। मैं उसके घर गया और उसकी माँ से मिला। इस समाचार से उसकी माँ को इतना धक्का लगा कि वह कुछ देर तक बोल ही नहीं सकी। फिर उससे पता लगा कि पिछली रात बसंत सेना एक गरीब व्यापारी चारुदत्त के घर पर रही थी। बसंत सेना के शरीर पर कोई भी गहना नहीं था। मैंने उसकी माँ से इस बारे में पूछा लेकिन वह नहीं बता सकी कि गहने कहाँ हैं। मेरे विचार से चारुदत्त, जो अब बहुत गरीब है, उसी ने उसके गहने उतारवा कर उसे मार डाला होगा। बिना कारण ही किसी परिणाम पर नहीं पहुंचना चाहिए। संस्थानक महोदय, मेरे अधिकारी जाकर वहां पूछताछ करेंगे। न्यायाधीश ने कहा। तुम बसंत सेना का मृत शरीर कहाँ पड़े देखा? न्यायाधीश ने पूछा। बसंत सेना की लाश अब वहां नहीं है जहां मैंने उसे देखा था, संस्थानक बोला। उसकी माँ ने वहां जाकर उसे देखने की हट की तो मैं उसे वहां ले गया। मुझे यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि वह मृत शरीर अब वहां पर नहीं था। चारुदत्त ने उसे वहां से हटाकर कहीं छिपा दिया होगा। उसे पकड़कर एकदम फांसी की सजा दे दो। मैंने शिकायत कर दी है, तुम मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कानून अपने अनुसार कार्य करेगा, न्यायाधीश ने कहा और संस्थानक को चेतावनी दी इस मामले में और हस्तक्षेप न करे। बसंत सेना की माताजी को अदालत में लाना पड़ा। यदि गवाही में यह साबित हो गया कि बसंत सेना की आखिरी बार चारुदत्त के साथ देखा गया था तो उसे भी अदालत में बुलाना पड़ेगा। तुमने शिकायत की है, मैं कानूनी कार्रवाई आरंभ करूंगा। आप केवल समय नष्ट कर रहे हैं, संस्थानक बोला। क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? आप भूल कर रहे हैं संस्थानक महोदय, न्यायाधीश ने कहा। कानून व्यक्तियों के ऊपर होता है। यदि आप मेरे काम में हस्तक्षेप करेंगे तो मैं आपको गिरफ्तार करवा दूंगा। न्यायाधीश के अधिकारियों ने छानबीन आरंभ कर दी। यह बात सच थी कि गांव वालों ने झाड़ियों में एक सुंदर स्त्री की लाश देखी थी। संस्थानक ने भी यही कहा था। बसंत सेना की माता ने बताया कि पिछली रात बसंत सेना चारुदत्त के साथ बिताई थी। चारुदत्त को अदालत में लाया गया। बसंत सेना की मृत्यु हो गई है, न्यायाधीश ने उसे बताया। बसंत सेना मर गई? चारुदत्त आश्चर्यचकित होकर बोला। वह कब मरी? कहाँ मरी? कैसे मरी? किसने उसे मरते देखा? कृपया करके मुझे बताइए कि आपको विश्वास है कि वह सचमुच मर गई है। अरे बदमाश, नाटक मत कर, संस्थानक चिल्लाया। तुम सब कुछ जानते हो। गहनों के लिए तुमने उसे मार डाला। संस्थानक महोदय, क्या आप चुप नहीं रहेंगे? न्यायाधीश, आप नहीं, मैं हूँ, कृपया करके चुप रहिए। उसी समय मैत्रेय अदालत में आया। उसने सुरक्षा के लिए बसंत सेना के आभूषण एक थैले में रखे थे। चारुदत्त के घर में उन्हें छोड़ आना उसने ठीक नहीं समझा। मैत्रेय को देखकर संस्थानक चिल्लाया, बसंत सेना को मारने के अपराध में यह भी इसका साथी है। यह भी उतना ही अपराधी है जितना चारुदत्त। मैत्रेय ने एकाएक बिजली की फुर्ती से संस्थानक के गले पकड़ लिया और चिल्लाया, ओ ईर्ष्यालु सुअर, तुम मेरे मित्र को इस हालत तक पहुंचा दिया। यह ले और ले और ले। उसने खूब मारा। तुमने मुझे मारा? संस्थानक चिल्लाया। तुमने राजा के साले को मारा? और उसने मैत्रेय को मारना आरंभ कर दिया। शांति शांति, न्यायाधीश चिल्लाया। वहां के अधिकारी लपक कर उस झगड़ने वाले के पास पहुंचे और जल्दी ही शांति स्थापित कर दी। लेकिन लड़ते समय मैत्रेय का थैला खुल गया और बसंत सेना के आभूषण फर्श पर गिर पड़े। यह देखकर संस्थानक चिल्लाया, ये आभूषण बसंत सेना के हैं। महोदय, मैंने तो पहले ही कहा था कि बसंत सेना को मारने में यह भी चारुदत्त का साथी है। क्या ये आभूषण बसंत सेना के हैं? न्यायाधीश ने पूछा। मैं कैसे इस पर विश्वास करूं? उसकी माताजी से आप पूछ लीजिए, ये आभूषण उनकी बेटी के हैं या नहीं।
वह यहाँ पर उपस्थित है। संस्थानक ने उत्तर दिया। देवी, न्यायाधीश ने बसंत सेना की माता से पूछा, क्या आपके विचार से ये आभूषण बसंत सेना के हैं? बसंत सेना की माँ अपनी बेटी के खून के लिए चारुदत्त को लपेटना नहीं चाहती थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि चारुदत्त और बसंत सेना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उनकी बेटी ने स्वयं अपने आभूषण चारुदत्त के यहाँ छोड़े हैं। वह जानती थी कि आभूषण बसंत सेना के हैं और उसे अदालत में यह बात माननी पड़ी। फिर भी वह किसी तरह से इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती थी कि चारुदत्त, जो इतना भला और सज्जन है, बसंत सेना को किसी तरह हानि पहुंचाने की बात सोच सकता है। चारुदत्त, न्यायाधीश ने पुकारा। मैत्रेय आपका मित्र है, उसके पास बसंत सेना के आभूषण कैसे आए? चारुदत्त बहुत परेशान था। बसंत सेना की मृत्यु हो गई थी और वह उसके बिना जीवित नहीं रहना चाहता था। वह बहुत गरीब और दुखी था। उसके लिए जीना वैसे ही बहुत मुश्किल था। यदि वह मर भी जाए तो शायद दूसरी दुनिया में अपनी बसंत सेना से मिल सके। उसने सोचा, मरना इस जीने से अच्छा होगा। जो अपराध संस्थानक ने उसके सिर थोपा है, उसकी सजा मौत होगी। चारुदत्त ने अपराध स्वीकार करने का निश्चय किया। चारुदत्त, न्यायाधीश बोले, हम तुम्हारे उत्तर के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं कर सकते श्रीमान, चारुदत्त ने शांतिपूर्वक कहा। संस्थानक ने जो कुछ कहा वह सब सच है। संस्थानक उछल पड़ा और चिल्लाए, यह सत्य है? श्रीमान, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि चारुदत्त ने बसंत सेना को मारा है? मैत्रेय अपने मित्र की उस गलत बात को नहीं सह सका। वह उसकी ओर लपका और चिल्लाए, यह तुमने क्या किया? तुम सच क्यों नहीं बोलते? चारुदत्त चुप खड़ा रहा। मैत्रेय ने न्यायाधीश की ओर मुड़कर विनती की, श्रीमान, कृपया करके मेरी बात सुन लीजिए। मेरा मित्र बसंत सेना की मृत्यु के दुख में पागल हो गया है। उसकी कहने पर विश्वास मत कीजिए। जरा मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको सच बात बताऊंगा। यह उसका साथी है। मैं आपसे फिर कहता हूँ। संस्थानक चिल्लाया। शांति शांति, चुप रहिए। न्यायाधीश ने आदेश दिया। यदि अब कोई और कुछ बोलेगा तो मैं अदालत का कमरा खाली करवा दूंगा। मैत्रेय, तुम्हारे मित्र चारुदत्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और सब साक्षियों भी उसकी बात का अनुमोदन करती हैं। मारने वाले और खासकर स्त्री को मारने वाले की सजा मौत होनी चाहिए, लेकिन चारुदत्त की भद्रता और नगर के कामों में उसका योगदान, उसके उपकारों को देखते हुए मैं उसे मौत की सजा देने का निश्चय नहीं कर सका। मैं राज्यपाल से सिफारिश करता हूँ कि हालांकि वह मौत की सजा का अधिकारी है, फिर भी उसकी सजा हल्की की जाए, उसे नगर के बाहर निकाल दिया जाए। चारुदत्त के मुकदमे में राज्यपाल का अंतिम निर्णय दूसरे दिन ही आ गया। उसने चारुदत्त को मौत की सजा देने का फैसला सुनाया और यह भी कि अगले दिन नगर के लोगों, पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के सामने चारुदत्त के अपराध को स्वीकार करने का दुख था। उन सबको विश्वास था कि चारुदत्त निरपराध है और संस्थानक ने उस पर गलत आरोप लगाया। वे सब संस्थानक से घृणा करते थे। नगर में बहुत हलचल थी और क्षोभ था, लेकिन लोग फैसले को बदलवा सकने में असमर्थ थे। फांसी वाले दिन चारुदत्त को न्यायाधीश, उसके अधिकारी और जल्लाद पैदल ही फांसी देने वाले स्थान पर ले गए। वह एक लंबा और शांत जुलूस था। लोग चारुदत्त के साथ साथ चल रहे थे। उसको आशा थी कि कोई ना कोई अद्भुत बात होगी और चारुदत्त बच जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही चारुदत्त, न्यायाधीश और अधिकारी फांसी देने के स्थान पर पहुंचे, एक और बहुत शोर होने लगा। रोको रोको, चारुदत्त निर्दोष है और बसंत सेना जीवित है की आवाजें आने लगी। बसंत सेना, रास्ता दो। शांति, न्यायाधीश ने आदेश दिया। बसंत सेना कहाँ है? उसे आने दो, जिससे हम भी उसे देख सकें। बसंत सेना ने आगे आकर न्यायाधीश का अभिवादन किया। श्रीमान जी, मैं बसंत सेना हूँ। यहाँ बहुत से लोग मुझे पहचान लेंगे। हाँ हाँ, यह बसंत सेना है, यह बसंत सेना है। भीड़ में से बहुत सारे स्वर एक साथ आए। तुम बसंत सेना हो? न्यायाधीश ने कहा। तुम्हें क्या हुआ था? बसंत, सबसे पहले चारुदत्त के ऊपर से यह आरोप हटा लीजिए कि उसने मेरी हत्या की है, वह बोली, और उसे तत्काल छोड़ दिया जाए। चारुदत्त को छोड़ दो, चारुदत्त को छोड़ दो। भीड़ चिल्लाने लगी। चारुदत्त को छोड़ दिया जाए, न्यायाधीश ने आदेश दिया और चारुदत्त को छोड़ दिया गया। अच्छा, अब हम सब ये सुनना चाहते हैं कि बसंत सेना को क्या हुआ? उसे संस्थानक महोदय ने मरा हुआ कैसे देखा? न्यायाधीश ने कहा। मेरी बात सुनिए, बसंत सेना ने शुरू किया। संस्थानक महोदय मुझे मेरे घर छोड़ देने के लिए अपने साथ बैलगाड़ी में ले गए। जैसे ही बैलगाड़ी चली, संस्थानक ने जानना चाहा कि चारुदत्त के साथ मेरा क्या संबंध है। मैंने उन्हें बताया कि हम गहरे मित्र हैं।
उसने मुझसे पूछा, क्या पिछली रात तुम उसके घर पर थी? मैंने स्वीकार किया, मैं वहीं पर थी। तुम संस्थानक चिल्लाया, उसके साथ रही? तुम उसे मुझसे अधिक पसंद करती हो, मूर्ख औरत। मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मैं उससे घृणा और चारुदत्त से प्रेम करती हूँ। वह क्रोध से पागल हो गया और उसने मुझे तथा चारुदत्त को मारने की धमकी दी। वह गुस्से में कांप रहा था। जैसे ही बैलगाड़ी नगर को छोड़कर एक सूनी सड़क पर आई, उसने मुझे खींचकर वहां से निकाल लिया और एक झाड़ी में ले गया। अब उसने मेरी गर्दन अपने दोनों हाथों से पकड़ ली और मेरा गला घोंटने लगा। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उससे लड़ी। वह मेरे से बलवान और एक लंबी कसमकस के बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे उस समय कुछ पता नहीं चला, जब तक मुझे एक बौद्ध विहार में होश नहीं आया। वहां के भिक्षु ने मुझे बताया कि कुछ गांव वाले उसके पास गए और उन्हें बताया कि एक सुंदर युवती की लाश झाड़ियों में पड़ी है। अपने कुछ शिष्यों के साथ वे वहां पहुंचे और देखा कि मैं मरी पड़ी थी। वे मुझे अपने बिहार में ले आए। उन्होंने मेरा इलाज किया और अच्छी तरह से देखभाल की। आज सुबह मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद जब मैंने ये सुना कि आज चारुदत्त को मुझे मारने के अपराध में फांसी मिल रही है, तो मेरा हृदय दहल गया। मैंने भिक्षु को बताया कि मैं ही बसंत सेना हूँ। भिक्षु और उसके मित्र जल्दी ही मुझे यहाँ ले आए, जिससे कि मैं चारुदत्त को बचा सकूं। संस्थानक को फांसी दो, संस्थानक को फांसी दो, भीड़ चिल्लाने लगी। लेकिन संस्थानक वहां से कैसे खिसक गया, कोई नहीं जान सका। थोड़ी ही देर बाद आर्य की एक भारी सेना लेकर वहां आ पहुंचा और उसने शहर पर अधिकार कर लिया। लोगों ने उसका पूरे मन से स्वागत किया। वहां के राज्यपाल को देश से निकाल दिया गया और आर्य को एक नए सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना की। नई सरकार में चारुदत्त का एक महत्वपूर्ण पद मिला। उसने बसंत सेना से विवाह कर लिया और उसके बाद वे आनंद से रहने लगी। ओके बाय। अगली स्टोरी में आपको सुनाऊंगी चित्रांगदा। ओके बाय, टेक केयर।